पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कि पहला कथन है कि किसी राज्य विशेष से राज्यसभा के लिए चुने जाने के लिए उम्मीदवार को उस विशेष राज्य का मतदाता होना चाहिए। और दूसरा है अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई सदस्य लोकसभा की ऐसी सीट पर चुनाव नहीं लड़ सकता जो उसके लिए आरक्षित ना हो। तीसरा है भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित हैं। तो इनमें कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? ऑप्शन है 1 2 3, 2 3, 1 3 या फिर 1 2। तो इनमें कौन सा जो कथन जो है वो सही नहीं है? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन 1 2 3। मतलब इसके तीनों कथन जो हैं वो सही नहीं है, क्योंकि संविधान किसी व्यक्ति को संसद का सदस्य चुने जाने के लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित करता है, जैसे कि वह भारत का ठीक है नागरिक हो, ये पहली शर्त है, योग्यता है। दूसरा है कि अपने इस उद्देश्य के लिए उसे निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेना होगा या प्रतिज्ञान करना होगा और उस पर अपनी हस्ताक्षर करना होगा। तीसरी है कि राज्यसभा में स्थान के लिए कम से कम 30 वर्ष की जो आयु है वो पूरी हो चुकी हो, और लोकसभा में स्थान के लिए उसकी आयु 25 वर्ष से कम ना हुई हो, और साथ में संसद के द्वारा बनाई गई जो अन्य योग्यताएं हो वो उसको पूरी करता हो। इसके लिए संसद ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 ठीक है 1951 के अंतर्गत कई योग्यताएं निर्धारित की हैं, जैसे कि उसे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए, ठीक है, और वह राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मामलों में समान है। किसी विशेष राज्य से राज्यसभा के चुने जाने के लिए उम्मीदवार को उस विशेष राज्य का मतदाता होने की जो योग्यता थी, अनिवार्यता थी, उसे जो 2003 में समाप्त कर दिया गया था। इसलिए पहला कथन जो है गलत है, ठीक है। मतलब कि 2003 से पूर्व ये था कि अगर किसी व्यक्ति को, अगर मान लेते हैं किसी व्यक्ति को मध्य प्रदेश का निवासी है और उसे उत्तर प्रदेश से राज्यसभा का चुनाव लड़ना है तो वह नहीं लड़ सकता था। यह अनिवार्यता जो है 2003 में समाप्त कर दी गई। अब कोई भी व्यक्ति चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, महाराष्ट्र का हो या झारखंड का हो, वह उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। दूसरा इसलिए सही नहीं है क्योंकि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य लोकसभा में उनके लिए आरक्षित स्थान से चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे किसी भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना चाहिए। लेकिन अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य ऐसे स्थान से भी चुने जा सकते हैं जो उनके लिए आरक्षित नहीं है। इसलिए दूसरा कथन भी गलत है, क्योंकि जैसे कि कोई व्यक्ति किसी एससी सीट पर आरक्षित कर दी गई है, जैसे कि कोई भी विधानसभा या लोकसभा सीट जो है एससी समुदाय के लिए आरक्षित है तो उस पर केवल एससी समुदाय ही लड़ सकता है। लेकिन अगर कोई सीट किसी भी समुदाय के लिए आरक्षित नहीं है तो एससी समुदाय का व्यक्ति वो उस सीट पर चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। इसलिए दूसरा कथन गलत है। तीसरा कथन इसलिए गलत है कि राज्यसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान आरक्षित नहीं है, इसलिए तीसरा कथन भी गलत है। जबकि संविधान की चौथे अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्यों के लिए स्थानों के आवंटन का प्रावधान किया गया है, इसलिए इसका जो है वो ए ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कैसे हटाया जाएगा।
पहला कथन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसी आधार पर हटाया जा सकता है जिस आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। दूसरा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संबंधित राज्य के राज्यपाल के आदेश से हटाया जाता है। और तीसरा है कि न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने संबंधित प्रक्रिया को विनियमित करता है। तो कौन से कथन जो हैं सही हैं? केवल एक और दो और तीन, केवल एक और तीन, केवल एक और दो, या फिर एक दो तीन। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है, जो सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, एक और तीन। पहला और तीसरा सही है, दूसरा जो है वो गलत है। क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति के आदेश से ही हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाने का आदेश भी तभी जारी किया जा सकता है जब संसद द्वारा उन्हें निष्कासन का प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया हो और उनके हटाए जाने का प्रतिवेदन संसद के प्रत्येक सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के विशेष बहुमत के द्वारा समर्थित होना चाहिए। इसीलिए दूसरा कथन जो है वो गलत है। और उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए दो आधार हैं, साबित कदाचार या असमर्थता। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी उसी रीति और उसी आधार पर ही हटाया जा सकता है जिस प्रकार के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। इसलिए पहला कथन जो है सही है। न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया का वर्णन जो है वो 1968 की नियमावली में दिया गया है। यह अधिनियम पद से हटाने के लिए कुछ कदम निर्धारित करता है, जैसे कि कार्यवाही शुरू हटाने की कार्यवाही को शुरू करने के लिए लोकसभा के कम से कम 100 सदस्य अध्यक्ष को नोटिस हस्ताक्षरित नोटिस दे सकते हैं और राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्य सभापति को हस्ताक्षरित नोटिस दे सकते हैं। अध्यक्ष और सभापति, अध्यक्ष कहें या अध्यक्ष या सभापति व्यक्तियों से परामर्श करते हैं और नोटिस की जांच करते हैं और फिर इस आधार पर प्रस्ताव को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का निर्णय लेते हैं और फिर यह महाभियोग प्रस्ताव के रूप में संसद के किसी भी सदन में से शुरू किया जा सकता है। यदि यह प्रस्ताव ग्रहण कर लिया जाता है तो अध्यक्ष या सभापति जो इसे प्राप्त करते हैं आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनाते हैं। 3 सदस्यों की कमेटी में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों में से एक सदस्य होते हैं और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों में से एक सदस्य होते हैं और तीसरा जो होता है वो कानून का एक ज्ञाता होता है। इस 3 सदस्यों की जांच समिति के बाद समिति अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष या सभापति को प्रस्तुत करती है और जो रिपोर्ट के संसद के संबंधित सदन के समक्ष प्रस्तुत होती है। यदि रिपोर्ट में साबित कदाचार या असमर्थता का पता चलता है तो हटाने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा और बहस की जाएगी और हटाने के प्रस्ताव को संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा अंगीकृत या स्वीकार किया जाना आवश्यक है और उसे बहुमत के द्वारा पारित भी किया जाएगा, जैसे उस सदन की कुल संख्या के बहुमत और उस सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए। यदि एक सदन से प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तो दूसरे प्रस्ताव को दूसरे सदन में स्वीकार करने के लिए भेजा जाता है। अगर दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित हो जाता है तो इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है जो न्यायाधीश को हटाने का आदेश जारी करेंगे। इस प्रकार से न्यायाधीशों की हटाने की प्रक्रिया जो है वो पूरी होती है। इसीलिए इसका बी ऑप्शन जो है सही है, क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राज्य के राज्यपाल के द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, संसद के सत्र के सत्रावसान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि भारत का राष्ट्रपति सत्र चलने के दौरान सदन का सत्रावसान नहीं कर सकता। सत्रावसान लोकसभा के समक्ष लंबित विधेयकों को प्रभावित नहीं करता है। लंबित नोटिसों सत्रावसान पर व्यवगत नहीं होते हैं और सामान्यतया सदन का पीठासीन अधिकारी सत्रावसान के लिए अधिसूचना जारी करता है। तो इसमें कौन सा कथन जो है सही है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। सत्रावसान लोकसभा के समक्ष लंबित विधेयकों को प्रभावित नहीं करता है। पीठासीन अधिकारी जिसमें सभापति हो सकता है या अध्यक्ष हो सकता है, एक सत्र का कार्य पूर्ण हो जाने पर सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर सकता है।
अगले कुछ दिनों में राष्ट्रपति के द्वारा सत्रावसान की अधिसूचना जारी की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति सत्र चलने के दौरान भी सदन का सत्रावसान कर सकते हैं। इसके द्वारा न केवल एक बैठक बल्कि सदन के किसी एक सत्र का समापन होता है। यह विधेयक या सदन के समक्ष लंबित किसी अन्य कार्य को प्रभावित नहीं करता है। संविधान के अनुच्छेद 107 के 3 के तहत संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण व्यपगत नहीं होता है, लेकिन लंबित नोटिस सत्रावसान पर व्यपगत हो जाते हैं और अगले सत्र के लिए नए नोटिस दिए जाने होते हैं। ब्रिटेन में सत्रावसान सदन के समक्ष लंबित सभी विधेयक या किसी अन्य कार्य को समाप्त कर देता है। यही भारत और ब्रिटेन के सत्रावसान में महत्वपूर्ण अंतर है, इसलिए सही इसका आंसर जो है वो बी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, संसद के एक सदन के विश्रांति काल को किस प्रकार परिभाषित किया गया है? किस प्रकार परिभाषित किया गया है? प्रश्न काल और शून्यकाल के बीच की अवधि के रूप में, किसी सदन के सत्रावसान और नए सत्र में उसके पुनः समन्वित होने के बीच की अवधि को, किसी सदन की पहली बैठक और उसके सत्रावसान के बीच की अवधि को, या डी ऑप्शन किसी सदन की सुबह की बैठक और मध्याह्न भोजन के बाद की बैठक के बीच की अवधि को। तो कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। किसी सदन के सत्रावसान और नए सत्र के उसके बीच में होने वाली अवधि को विश्रांति काल कहा जाता है। राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन की बैठक बुलाता है, लेकिन संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल जो है वो 6 माह से अधिक का नहीं होगा। संसद का सत्र एक सदन की पहली बैठक और उसके सत्रावसान के मध्य की अवधि। एक सत्र के दौरान सदन के कार्यों के संचालन के लिए प्रतिदिन बैठक आहूत करना है, नहीं बुलाना है, और संसद के एक सत्र में कई बैठकें होती हैं। दिन की बैठक में 2 सत्र होते हैं, यानी सुबह की बैठक 11 बजे से लेकर 1 बजे तक और दोपहर के भोजन के बाद 2 बजे से लेकर 6 बजे तक। संसद की बैठक स्थगन या अनिश्चित काल के लिए स्थगन या सत्रावसान या विघटन के द्वारा समाप्त की जा सकती है। एक स्थगन बैठक के कार्य को कुछ समय के लिए लंबित कर देता है, जो कुछ घंटे, दिन या सप्ताह का हो सकता है। पीठासीन अधिकारी, जिसे सभापति या उपसभापति कहते हैं, या सभापति या अध्यक्ष कहते हैं, एक सत्र का कार्य पूर्ण हो जाने के बाद सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित घोषित कर देता है। अगले कुछ दिनों के भीतर राष्ट्रपति सत्र के सत्रावसान की अधिसूचना जारी करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति सत्र के दौरान सदन का सत्रावसान भी कर सकते हैं। एक सदन के सत्रावसान और दूसरे नए सत्र के पुनः चालू होने के बीच की अवधि को विश्रांति काल कहते हैं, इसलिए इसका बी ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में भाग लेते हैं? राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के राज्यपाल, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के मुख्य सचिव और राज्य विधानसभा के विपक्ष के नेता। तो कौन सा कथन सही है? केवल 1 2 3 4, 1 4 5, 3 5 6 या 2 3 5 6? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका आंसर, सही आंसर जो है वो आपका है ए ऑप्शन। उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के राज्यपाल, ठीक है, और संबंधित उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मतलब 1 2 3 4 ये लोग जो हैं वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में भाग लेते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो संविधान के अनुच्छेद 217 में दी गई है, जो निर्देशित करता है कि राष्ट्रपति को इनकी नियुक्ति के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के राज्यपाल, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श करना चाहिए। इसीलिए इसका ए विकल्प जो है वो सही है। थर्ड जजेस केस जो 1998 में आया था,
तीसरे न्यायाधीश केस। इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में भारत के मुख्य न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के 2 अति वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कॉलेजियम से परामर्श करना चाहिए। इस प्रकार केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा परामर्श प्रक्रिया का गठन नहीं किया जा सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एकीकृत उच्च न्यायालय के मामले में राष्ट्रपति के द्वारा सभी संबंधित राज्यों के राज्यपालों से परामर्श किया जाता है। इसके अतिरिक्त कह सकते हैं कि राज्यपाल के अलावा राज्य कार्यकारिणी से संबंधित कोई भी प्राधिकारी उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति में भाग नहीं लेता है। मतलब कि राज्य से केवल राज्यपाल ही भाग लेता है और कोई भाग नहीं लेता है। इसलिए इसका ए ऑप्शन जो है सही है। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।